गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। माई सेल्फ नेहा। और आज की इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के एक महत्वपूर्ण वंश गंग वंश के बारे में जानकारी देने वाले हैं। यह वंश जो कि दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण वंश था, इसने भारत के कई क्षेत्रों में जो है अपनी अद्वितीय पहचान बनाई। आज की इस वीडियो में हम गंग वंश के स्थापना और उस पर किन किन शासकों ने राज्य किया था, इसी के साथ ही उन्होंने कहां कहां तक अपना विस्तार किया, उनके पतन के कारण, उनके शासकों की उपलब्धियों के बारे में इस विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो चलिए गंग वंश का इतिहास जानने से पहले इंट्रोडक्शन में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि गंग वंश कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे। कदम्बों तथा पल्लवों के राज्यों के बीच आधुनिक मैसूर के दक्षिण में, वीडियो में बने रहिएगा। अभी मैं आपको एक एक वर्ड का मीनिंग समझाऊंगी कि जिस बच्चे ने कभी हिस्ट्री भी नहीं पढ़ी होगी उसे भी ये आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है। जो कदम वंश के शासक थे और जो पल्लव वंश के जो शासक थे, ठीक है, कदम वंश के जो राजा थे और जो पल्लव वंश के जो राजा थे, इन दोनों राज्यों के बीच में आधुनिक मैसूर, जहां पर मैसूर स्थित है, ठीक है, वहां दक्षिण में गंग वंश का राज्य स्थित था। ठीक है। जो गंग वंश थे, इनका राज्य कहां पर स्थित था? जो कदम वंश के राज्य थे, ठीक है, कदम वंश के जो शासक हुए थे, राजा हुए थे, उनका जो राज्य था, और जो पल्लव वंश के जो शासक हुए थे, उनका जो राज्य था, इन दोनों राज्यों के बीच में मैसूर राज्य था। तो मैसूर के दक्षिण में क्या था? गंग वंश जो है, इनका राज्य स्थित था। और इस वंश का ये जो स्थान है, इस स्थान का लंबे समय तक गंग वंश से संबंध होने के कारण इसे गंगवाड़ी कहा जाता था। ठीक है। जो कदम वंश के शासक थे और जो पल्लव वंश के शासक थे, इन दोनों राज्यों के बीच में आधुनिक मैसूर के दक्षिण में गंग वंश का राज्य स्थित था। और इस स्थान का जो संबंध है, वो लंबे समय तक गंग वंश के जो है राज्यों के साथ संबंधित होने के कारण जो है इसे गंगवाड़ी भी कहा जाता था। ठीक है। और ये जो वंश है, जो गंग वंश का इतिहास है, इसे जानने के लिए जो है हम गंग वंश को दो भागों में बांटते हैं। गंग वंश के इतिहास को हम दो भागों में बांटते हैं, ताकि इसका जो इतिहास है हम आसानी से समझ सकें। एक तो पश्चिमी गंग वंश और दूसरा है पूर्वी गंग वंश। पश्चिमी गंग वंश और पूर्वी गंग वंश। ठीक है। तो गंग वंश का इतिहास जानने के लिए हमें इसे दो भागों में बांटना होगा। एक तो था पश्चिमी गंग वंश, दूसरा था पूर्वी गंग वंश। ठीक है। इस वंश का शासक, यानी जो अभिलेख है,
अभिलेखों के अनुसार इस वंश का प्रथम शासक, ठीक है, अभिलेखों के अनुसार, जो अभिलेख हैं उनके अनुसार इस वंश का प्रथम शासक कोकणी वर्मा था। कोकणी जो प्राचीन अभिलेख हैं, ठीक है, अभिलेख देखिए, अभिलेख जो है पत्थरों पर भी लिखे हो सकते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानों पर भी लिखे हो सकते हैं, और जो तांबे की चादरें हैं उन पर भी लिखे हो सकते हैं। अभिलेख देखिए, लेख का मतलब क्या होता है, एसे, ठीक है, यानी कि कोई लेख लिखना किसी टॉपिक के ऊपर। तो अभिलेख जो है वो तांबे की जो प्राचीन ऐतिहासिक जो लेख हैं वे बड़ी बड़ी शिलाओं पर, शिलाओं मतलब बहुत बड़ी बड़ी जो चट्टाने हैं उन पर भी लिखे होते हैं, जो स्तंभ होते हैं, पिलर्स होते हैं, उस पर भी लिखे होते हैं। इसके अलावा जो है छोटी चट्टानों पर भी लिखे होते हैं, पत्थरों पर भी लिखे होते हैं, और जो तांबे की चादरें हैं उस पर भी लिखे होते हैं। तो यहाँ पर जो अभिलेख है, प्राचीन अभिलेखों के अनुसार इस वंश का यानी गंग वंश का जो प्रथम शासक है, पहला शासक है, वह कौन था, कोकणी वर्मा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं इस वंश के बारे में। सबसे पहले हम इस वंश की पश्चिमी शाखा के बारे में पढ़ेंगे कि जो पश्चिमी गंग वंश है वह कौन थे और इस वंश का शासक कौन था। तो अब हम गंग वंश की जो पश्चिमी शाखा है, यानी जैसे मैंने आपको बताया कि जो गंग वंश है उसे समझने के लिए हमने उसे दो भागों में डिवाइड किया है, पश्चिमी गंग वंश और पूर्वी गंग वंश। तो पश्चिमी गंग वंश कौन थे, इस वंश का शासक, इस वंश का शासक जिसका नाम था दुर्विनीत, दुर्विनीत, ठीक है। दुर्विनीत ने अपने वंश को पल्लवों से, पल्लवों की अधीनता से मुक्त करवाया। तो यानी कि इस वंश का एक शासक था जिसका नाम था दुर्विनीत। देखिए, जो प्राचीन अभिलेख है उसके अनुसार तो जो है इस वंश का संस्थापक कोकणी वर्मा है, लेकिन इस वंश का जो मतलब पश्चिमी गंग वंश की जो शाखा है, ठीक है, जो पश्चिमी शाखा है, इस वंश का जो शासक है जिसका नाम है दुर्विनीत, इसने अपने वंश को जो है पल्लव शासकों के अधीनता से मुक्त करवाया। यानी कि पहले ये जो पल्लव वंश के शासक थे उनके अधीन रह के कार्य करते थे, यानी कि एक नौकर की तरह काम करते थे, ठीक है, उनके अंडर रह के काम करते थे। इनका कोई अपना राज्य स्थापित नहीं था। लेकिन जैसे कि जानते हैं कि आप कि हर एक वंश में जो है कोई ना कोई ऐसा बालक जरूर होता है जो कि किसी के अंडर रह के काम करना पसंद नहीं करता, वह अपना ही बिजनेस करना चाहता है। तो इसी प्रकार से जो दुर्विनीत था, ठीक है, उसने पल्लवों के अधीन रह के काम करना जो है अच्छा नहीं समझा। उसने जो है इसीलिए उसने जो है पल्लवों से अधीनता स्वीकार नहीं की और उसने पल्लवों से छुटकारा पा लिया, यानी पल्लवों की अधीनता से उसने अपने वंश को जो है मुक्त करवाया, आजाद करवा दिया। और उसने जो है इसने शब्दावतार, शब्दावतार नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की, ठीक है, इसने एक ग्रंथ की रचना की थी जो कि एक व्याकरण ग्रंथ था, ग्रामर जो ग्रंथ है जिसका नाम था शब्दावतार, ये एक ग्रंथ का नाम है, ठीक है। इसकी रचना किसने की थी, दुर्विनीत ने की थी। और इसके साथ ही इसने किराता अर्जुनियम, इसने किराता अर्जुनियम जो कि किरात प्लस अर्जुन की कथा, ठीक है, जो किराता अर्जुनियम है, यह क्या है, यह एक महाकाव्य है, एक ग्रंथ है जो कि किरात, जिसमें किरात और अर्जुन की कथा है, जो किसने लिखी थी, भारवी ने। किसने लिखी थी, भारवी ने। जो भारवी है वह इसका लेखक है, ठीक है। किराता अर्जुनियम जो है
भारवी ने लिखी थी। तो किराता अर्जुन नियम का जो 15वां अध्याय है, 15वां अध्याय इसने टीका लिखी। ठीक है, यानी कि जो किराता अर्जुन नियम का, यानी कि जो किराता अर्जुन नियम है उसके जो 15वां अध्याय है, 15वां जो चैप्टर है, ठीक है, तो उस पर इसने टीका लिखी थी दुर्विनीत ने। ठीक है, टीका का अर्थ क्या होता है? जब कोई विषय या जब कोई चैप्टर बहुत ज्यादा मुश्किल होता है तो उसे आसान भाषा में समझाना या आसान भाषा में उसे लिखना, ठीक है, जिसके थ्रू लोगों को वो आसानी से समझ आए, तो उसे क्या कहते हैं? टीका। तो जो दुर्विनीत है उसने किराता अर्जुन नियम के जो 15वां अध्याय है, 15वां चैप्टर है, उस पर एक टीका लिखी थी। ठीक है, इसके अलावा इसने गुड़ादय की बृहत कथा मंजरी का संस्कृत अनुवाद किया। ठीक है, यानी कि जो दुर्विनीत था, इसने जो गुड़ादय है, गुड़ादय क्या है? एक कवि या एक लेखक का नाम है जिसने एक पुस्तक लिखी थी, इसका नाम था बृहत कथा मंजरी। ठीक है, तो इसने गुड़ादय ने जो है बृहत कथा मंजरी लिखी थी और इसका जो है दुर्विनीत ने संस्कृत में ट्रांसलेशन किया था, यानी संस्कृत में इसका अनुवाद किया था बृहत कथा मंजरी का। ठीक है, इसके पश्चात जो है चौल शासक राजराजा प्रथम, चौल शासक राजराजा प्रथम ने 1004 ईस्वी में गंग वंश पर विजय प्राप्त की तथा गंग वंश ने जो है चौल शासकों की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, तो इस प्रकार से जो चोल शासक है जिसका नाम था राजराजा प्रथम, उसने 1004 ईस्वी में गंग वंश पर जो है विजय प्राप्त कर ली, गंग वंश को हरा दिया और इस प्रकार से जो है गंग वंश पर चोल शासकों का अधिकार हो गया। ठीक है, और गंग वंश ने जो है चोल शासकों की अधीनता, यानी कि उनके सामने उन्होंने घुटने टेक दिए। इस वंश के गंगों को पश्चिम का गंग कहा जाता है। इस वंश के गंगों को पश्चिम का गंग कहा जाता है। ठीक है, इस वंश के जो गंग थे इन्हें पश्चिम का गंग कहा जाता है, ताकि इन्हें पूर्वी जो गंग थे, जैसे मैंने आपको बताया कि गंग वंश 2 भागों में डिवाइडेड किया था हमने। ठीक है, ताकि अब इसे पश्चिम का गंग क्यों कहा जाता है? ताकि जो पूर्वी भाग है गंग वंश का, ठीक है, उससे इन्हें अलग किया जा सके, ताकि पूर्वी गंग वंश से इन्हें अलग किया जा सके। और जो पूर्वी गंग वंश था वो कहां पर स्थित था? उड़ीसा के कलिंग क्षेत्र में, उड़ीसा के कलिंग क्षेत्र में, यानी कि जो गंगवंश थे पूर्वी गंगवंश, ठीक है, यह उड़ीसा के कलिंग क्षेत्र में स्थित था। पहले इसकी राजधानी जो थी वह कोलार थी, लेकिन बाद में इसकी राजधानी जो थी तलकांड
हो गई। ठीक है, और एक अन्य शासक जिसका नाम था श्री पुरुष, उसने जो है इसकी राजधानी बदलकर मान्यपुर स्थानांतरित कर दी। स्थानांतरित कर दी। तो चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गंग वंश के पश्चिमी भाग के बारे में। जो गंग वंश का पश्चिमी भाग है, इस वंश का शासक जो है दुर्विनीत। ठीक है, यानी कि जो प्राचीन अभिलेख है उसके अनुसार तो जो है इस वंश का प्रथम शासक जो है, संस्थापक है, उसे कोंकणी वर्मा को माना गया है, जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं। लेकिन इस वंश का जो शासक है जिसका नाम है दुर्विनीत, उसने अपने वंश को जो है पल्लवों की अधीनता से मुक्त करवाया, क्योंकि पहले ये पल्लवों के अधीन रह के कार्य करते थे, लेकिन इसे पल्लवों की जो गुलामी मंजूर नहीं थी, इसीलिए जो है इसने अपने आप को, अपने वंश को जो है पल्लवों की अधीनता से मुक्त करवा दिया। ठीक है, अब इसने बोला कि मैं उनके अंडर रह के काम नहीं करूंगा। ठीक है, और इसने शब्दावतार नामक एक व्याकरण ग्रंथ की जो है रचना की थी। इसने किराता अर्जुनियम, जो कि एक महाकाव्य है, जो लिखा था भारवी ने। ठीक है, उसके किराता अर्जुनियम के लेखक का नाम कौन है? भारवी। किरातार्जुनीयम जो महाकाव्य है, इसमें किरात और अर्जुन की कथा के बारे में बताया गया है। तो इसका जो 15वां चैप्टर था, जो 15वां अध्याय था, जैसे हर एक मतलब बुक का अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, तो इसका जो किरातार्जुनीयम बुक है, इसमें जो है 15वां अध्याय है, 15वां जो चैप्टर है, उस पर एक टीका लिख दी इसने। ठीक है, टीका का मतलब क्या होता है? किसी भी जो है विषय को या किसी भी चैप्टर को या किसी भी लेख को जो है आसान भाषा में समझना। ठीक है, तो इसने जो है किरातार्जुनीयम का जो 15वां अध्याय था, 15वां जो चैप्टर था, उस पे एक टीका लिख दी। ठीक है, उसे आसान भाषा में लिखा ताकि हर कोई इसे पढ़ सके। तो गुडाडे ने जो बृहद कथा मंजरी लिखी थी, उसका जो है संस्कृत में ट्रांसलेट किसने करवाया था? दुर्विनीत ने। ठीक है, दुर्विनीत ने गुडाडे के द्वारा लिखी गई बृहद कथा मंजरी को संस्कृत भाषा में लिखा। चोल शासक राज राजा प्रथम ने 1004 ईस्वी में गंग वंश पर विजय प्राप्त की थी। जो चोल शासक था, चोल राजा था, जिसका नाम था राज राजा प्रथम, उसने 1004 ईस्वी में गंग वंश पर जो है विजय प्राप्त की। ठीक है, और गंग वंश ने चोल शासकों की अधीनता स्वीकार कर ली, यानी कि जो चोल शासक था राज राजा प्रथम, उसने जो है गंग वंश पर जो अधिकार कर लिया, गंग वंश पर विजय प्राप्त कर ली। तो गंग वंश जो है उसने मजबूरी में उसे भी जो है चोल शासकों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। ठीक है, अब वो उसके अंडर रह के काम करेगा। ठीक है, तो इस वंश के गंगों को क्या कहा जाता है? पश्चिम का गंग। ठीक है, ताकि पूर्वी गंग वंश से इसे अलग किया जा सके। तो मतलब इसे जो है पश्चिम का गंग क्यों कहा जाता है? मतलब इसे एक नाम क्यों दे दिया? ताकि इसे जो पूर्वी गंग वंश है उनसे अलग किया जा सके। ठीक है, तो इन्हें अलग दिखने के लिए इन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं, पश्चिम का गंग और पूर्वी का गंग। जो पूर्वी गंग वंश था, ये कहाँ पे स्थित था? उड़ीसा के कलिंग क्षेत्र में। पहले इसकी राजधानी क्या थी? कोलार, लेकिन बाद में इसकी राजधानी क्या होगी? तलकांड। ठीक है, उसके बाद है, ये किसकी राजधानी है? ये है पश्चिमी गंगवंश की राजधानी है, क्योंकि अभी हम पूर्वी गंगवंश के बारे में नहीं पढ़ रहे, पूर्वी गंगवंश के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो जस्ट जो है हमने सिर्फ यही जिक्र किया है कि इसे दो भागों में डिवाइड किया है, मतलब इसको अलग अलग नाम दिए गए हैं ताकि एक दूसरे से इन्हें वखरा जो है मतलब अलग दिखाया जा सके। ठीक है, तो यह है उड़ीसा के कलिंग क्षेत्र में था पूर्वी गंगवंश, लेकिन इसकी जो राजधानी थी, पश्चिमी गंगवंश की जो राजधानी थी, पहले कोलार थी, बाद में इसकी राजधानी क्या हुई? तलकांड। ठीक है, इसमें श्री पुरुष यानी कि एक इस वंश का जो शासक था श्री पुरुष, उसने इसकी राजधानी को स्थानांतरित कहां पर किया? मान्यपुर में। ठीक है, अब ये तो था पश्चिमी गंगवंश के बारे में। आगे बढ़ते हैं हम पूर्वी गंगवंश के बारे में। अब जानते हैं पूर्वी गंगवंश के बारे में। पूर्वी गंग मूलत कोलार के रहने वाले थे। ठीक है, जो पूर्वी गंग थे, यह मूलत कोलार के रहने वाले थे। मूलत का मतलब होता है स्थायी निवास, यानी कि पक्का निवास स्थान, यानी कि ये कहाँ के रहने वाले थे? मेन जो है कोलार के रहने वाले थे। ठीक है, बाद में जैसे कहीं और जाकर अपनी सत्ता स्थापित कर लेते हैं, लेकिन ये रहने वाले कहाँ के थे? कोलार के। ठीक है, और इस वंश के जो 8वीं सदी
के आरंभ 8वीं सदी के आरंभ में इन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि इन्होंने कब सत्ता स्थापित की। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने 8वीं सदी के आरंभ में जो है अपनी सत्ता स्थापित की थी। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पूर्वी गंगवंश कहाँ के, मूलत कहाँ के निवासी थे, तो ये जो है कोलार के निवासी थे। ठीक है, उसके बाद है आरंभिक जो गंगवंश है, आरंभिक गंगवंश के जो शासक हैं इनके बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं होती। ठीक है, जो आरंभिक पूर्वी गंगवंश कौन कौन से हुए थे, कौन कौन से शासक हुए थे आरंभ में इस जो है वंश के, तो इसके बारे में इतिहास में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, 11वीं सदी के अंतिम चरण के आसपास यह शक्ति में आए। ठीक है, तो ये जो पूर्वी गंगवंश है, पूर्वी गंगवंश जो है मूलत कोलार के रहने वाले थे। मेन इनका जो निवास स्थान था वह कोलार था। ठीक है, यह 8वीं सदी के आरंभ में जो इनकी सत्ता थी वो स्थापित हुई, और इनका जो आरंभिक गंगवंश के जो शासक हैं, कौन कौन से शासकों ने शुरुआत में जो है राज्य किया, इसके बारे में इतिहास में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। 11वीं सदी के जो अंतिम चरण है, यानी कि जो 11वीं शताब्दी है, 11वीं सदी है, जब वह सदी जो है खत्म होने वाली थी, तो उस समय के आसपास जो है ये शक्ति में आए। ठीक है, यह वंश अनंत वर्मन चोड गंग, ठीक है, के समय में यह जो शासक था अनंत वर्मन, जो कि पूर्वी गंग वंश का जो है एक शासक था अनंत वर्मन। और इसका ये नाम क्यों पड़ा, अनंत वर्मन इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यह राजा राजगंग की चोल पत्नी राजसुंदरी का पुत्र था। ठीक है, इसका ये नाम यानी कि अनंत वर्मन चोडगंग क्यों पड़ा, क्योंकि यह राजा राजगंग की जो चोल पत्नी थी, ठीक है, जिसका नाम था राजसुंदरी, उसका पुत्र था। जो राजसुंदरी थी वह राजेंद्र चोल की पुत्री थी। ठीक है, जो राजसुंदरी थी वह राजेंद्र चोल की पुत्री थी, और जो अनंत वर्मन है इसे पुरी का जगन्नाथ मंदिर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, यानी कि जो अनंत वर्मन था, जो इस वंश का शासक है, ठीक है, इसका ये नाम क्यों पड़ा था, क्योंकि यह राजा राजगंग की जो चोल पत्नी थी, जिसका नाम था राजसुंदरी, उसका पुत्र था, और राजेंद्र चोल की जो पुत्री थी, यानी कि जो राजसुंदरी है वह राजेंद्र चोल की बेटी है। ठीक है, और जो अनंत वर्मन है इसने जगन्नाथपुरी, यानी कि जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है, जो बहुत ही ज्यादा मशहूर है, बहुत ही ज्यादा फेमस है। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर के जो निर्माण का जो श्रेय है वह किसे दिया जाता है, अनंत वर्मन को। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जगन्नाथ मंदिर के निर्माता कौन है, तो आपको पता होना चाहिए अनंत वर्मन। ठीक है, जो कि पूर्वी गंग वंश का शासक था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। उड़ीसा पर शासन करने वाले शासकों में
शासकों में भुवनेश्वर के केसरी तथा कलिंग के पूर्वी गंग वंश प्रमुख थे। ठीक है, यानी जो उड़ीसा है, उड़ीसा पर शासन करने वाले जो शासक थे उनमें जो भुवनेश्वर के केसरी हैं और जो कलिंग के पूर्वी गंगवंश है, ये बहुत ज्यादा प्रमुख थे, फेमस थे। ठीक है, तो इसमें जो है उड़ीसा के जो भुवनेश्वर के केसरी हैं, यानी कि इन्होंने भुवनेश्वर के केसरी शासकों ने भुवनेश्वर में मंदिरों का निर्माण करवाकर इतिहास में अमरता हासिल किया। इसी के साथ ही 11वीं सदी, इन्होंने 11वीं सदी में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि नागर शैली में बना था और यह सर्वोत्कृष्ट मंदिर था। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं पूर्वी गंगवंश के बारे में। जो पूर्वी गंगवंश थे, ठीक है, यह मूलतः कोलार के रहने वाले थे, यानी कि इनका निवास स्थल असल में क्या था, कोलार था। ठीक है, कोलार के रहने वाले थे पूर्वी गंगवंश के जो शासक थे। और 8वीं सदी के आरंभ में इन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की थी। आरंभिक गंगवंश के शासकों के बारे में इतिहास में कोई भी जानकारी मौजूद नहीं है कि जो आरंभ में जो पूर्वी गंगवंश के शासक थे कौन कौन से होते, इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। 11वीं सदी के अंतिम चरण में, यानी कि जब 11वीं सदी समाप्त होने वाली थी, उसके आखिरी दौर में जो है, आखिरी दौर के आसपास ये जो है शक्ति में आए। ठीक है, और अनंत वर्मन जो है चोड़ गंग वंश का, यानी कि इस वंश का जो है सबसे ज्यादा प्रमुख शासक है, क्योंकि उसके समय में जो है उसने जगन्नाथपुरी मंदिर का निर्माण करवाया था। निर्माता है अनंत वर्मन जो है जगन्नाथपुरी मंदिर का। ठीक है, जो आज भी बहुत ज्यादा प्रमुख माना जाता है जगन्नाथ मंदिर। ठीक है, और इसका अनंत वर्मन का ये नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यह राजा राजगंग की चोल पत्नी, ठीक है, जो चोल पत्नी है किसकी, राजा राजगंग की। ठीक है, गंग वंश का जो शासक है राजगंग, उसकी जो पत्नी है जो कि चोल शासकों की बेटी है। ठीक है, राजसुंदरी, जिसका नाम है राजसुंदरी, उसका पुत्र था कौन, अनंत वर्मन। ठीक है, यह राजेंद्र चोल की पुत्री थी, यानी कि जो राजसुंदरी है यह राजेंद्र चोल की पुत्री थी। और जो अनंत वर्मन है इसने पुरी का जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। इसका श्रेय जो है अनंत वर्मन को जाता है। उड़ीसा पर शासन करने वाले शासकों में जो है, अब इस वंश का जो शासक थे वह उड़ीसा पर राज्य करते थे या कलिंग पर राज्य करते थे। तो उड़ीसा पर जो है राज्य करने वाले शासकों में जो है भुवनेश्वर के केसरी शासक और जो कलिंग के पूर्वी गंग वंश के शासक हैं बहुत ज्यादा प्रमुख थे। ठीक है, भुवनेश्वर के केसरी शासक जो थे उन्होंने भुवनेश्वर में मंदिरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, जिसके कारण इन्होंने इतिहास में अपना नाम जो है हमेशा के लिए अमर कर लिया। और इन्होंने 11वीं सदी में जो है लिंगराज मंदिर, जो कि नागर शैली में बना हुआ है, जो कि भारत का एक सर्वोत्कृष्ट मंदिर है, ठीक है, इसका निर्माण भी करवाया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।